देखिए सुनील भैया, स्कूलों को जो मान्यता दी जाती है, निजी स्कूलों को, उनके साथ ये कंडीशन होती है, चाहे वो सोसाइटी के माध्यम से हो या कंपनी के माध्यम से हो, कि वो सेवा देंगे समाज को, ना कि वो आर्थिक लाभ कमाएंगे। तो जो लोग सेवा दे रहे हैं, अगर वो आर्थिक लाभ कमाने का काम कर रहे हैं, तो ये सरकार को अपना एक्शन लेना है और अपनी नीति स्पष्ट करनी है कि जो इस तरीके से समाज का शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है। अगर सरकार बंदिश नहीं लगा सकती तो समाज को बता दे कि हम नाकामयाब हैं इन चीज में, समाज खुद निर्णय ले लेगा। जब सरकारी व्यवस्था है, सरकारी तंत्र है, इतने बड़े बड़े शासकीय स्कूल है और उसमें प्रवेश नहीं मिल रहा है और लोग प्रवेश नहीं कराना चाहते हैं, केवल आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति इन स्कूलों पे आधारित हो गया है, और जो थोड़े बहुत भी सक्षम हो गए हैं, जो अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वो निजी स्कूलों पे आश्रित हो चुके हैं। तो ये सरकार की ही तो नाकामी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाए। अगर सरकारी स्कूलों में आज प्रवेश नहीं कराना चाहता है एक अच्छा वर्ग, तो उसकी कमजोरी किसकी है? ये सरकार की नाकामयाबी है। और इस पर बैठ करके अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि आज अगर प्रवेश दिलाने के लिए निजी स्कूलों में मारामारी है, तो ये सरकार की नाकामयाबी है। और सरकारी स्कूल जो है खाली पड़े हैं। आज 12,000 स्कूल लगभग शिवराज जी बंद करने जा रहे हैं, 5वीं 8वीं और 10वीं 12वीं के, जिसमें 20 से कम बच्चे हैं। तो बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? एक तरफ जहां निजी स्कूलों में ये प्रतिस्पर्धा चल रही है कि प्रवेश नहीं मिल रहे हैं, और वहीं सरकारी स्कूल इसीलिए बंद करने पड़ रहे हैं कि बच्चे नहीं है उन स्कूलों में। निजी स्कूलों की मनमानी नहीं है, निजी स्कूलों की अपनी एक परेशानी है कि सरकार जो है उनसे जब बिजली की आपूर्ति करती है तो व्यावसायिक दर पे देती है, संपत्ति कर लेती है तो व्यावसायिक दर पे लेती है, टीचर उसको जो सैलरी देनी है वो व्यावसायिक दर पे देनी है, उनके खर्चे जो सारे वो व्यावसायिक दर पे लेना चाहती है, और उनको सेवा जो कराना चाहती है वो निःशुल्क देना चाहती है। तो ये जो खाई सरकार ने बांट के रखी हुई है, ये बहुत बड़ी खाई है। इसको खत्म जो करना है वो सरकार को ही करना पड़ेगा। ये अकेले शिक्षा क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये स्वास्थ्य के संबंधित भी समस्या है कि आज अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं लेना चाहता है तो सरकारी व्यवस्था में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर सरकारी व्यवस्था में जाएंगे तो मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। वो इसीलिए निजी क्षेत्र में जाना चाहता है। आज भोपाल में आप देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर के छोटा आदमी तक निजी कोविड सेंटर पर जाना पसंद करता है। चिरायू में हमीदी हॉस्पिटल में जाने में डर रहा है, 1250 हॉस्पिटल में जाने में डर रहा है, और सरकारी व्यवस्था में जाने में डर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है चिरायू हॉस्पिटल में जाए। मुख्यमंत्री ने स्वयं और मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने स्वयं उदाहरण दिया कि आप निजी क्षेत्र में ही जाइए। तो ये निजी क्षेत्र को, पूंजीवाद क्षेत्र को जो हमारी सरकारें बढ़ावा दे रही है, उस कारण से ये निजी क्षेत्र के लोग अपनी व्यवस्था बढ़ा रहे हैं। अगर ये व्यवस्था ठीक तरीके से कर दी जाएंगी, सरकारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक उदाहरण होगा। मध्य प्रदेश की जैन दंपत्ति है, जो दोनों पति पत्नी आईएएस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था अपने बिटिया को आंगनवाड़ी में प्रवेश दिला करके। अगर सारे अधिकारी और सारे हमारे नेतागण जो सक्षम है, जो विधायक है, जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, अगर वो सरकारी व्यवस्था में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे तो उसमें जो खामियां हैं वो बड़े सुचारू रूप से वो दूर की जाएंगी और लोगों का विश्वास जागेगा सरकारी व्यवस्था पे। और जो प्राध्यापक हैं, जो टीचर हैं, या जो अन्य उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो व्यवस्था को कहीं ना कहीं अच्छा करने का काम करेंगे। सुनील भाई, मेरा इसमें ये कहना है कि कोरोना काल आज शुरू हुआ है, लेकिन ये समस्या तो पहले से चली आ रही है। सरकारों को इस और पहले से ध्यान देना चाहिए था। ये जो जिस लूट को, या जिसको हम खुली लूट या खुली छूट कह लें, सरकार की दोनों बातें चल रही हैं। अब आप अगर कोविड की बात करते हैं कि आज कोविड काल में बात करें, तो जब शुरुआत के 2 महीने में लॉकडाउन लगा था, मार्च अप्रैल मई में, उस समय स्कूलों के माध्यम से ये दबाव बनाया गया कि बच्चे कॉपी किताबें खरीद लें। एक निर्धारित दुकानों से किताबें पूछी। जितने बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में और निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, आप पता कर लीजिए, कोरोना काल में उन सब लोगों ने किताबें खरीदी है। तब जब रोजगार नहीं था, सबके दुकानें बंद थी, सारी चीजें बंद थी, उसके बाद भी किताबें खरीदने का जो एक प्रेशर बनाया गया और पालकों ने किताबें खरीदी, तो सरकार ने उस समय हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्या हर चीज की शिकायतें करने के लिए? जहां घर से निकलने पे पाबंदी थी, सारे व्यवसाय बंद थे, उस समय किताबों की दुकानें कैसे चल रही थी, लोगों के घर में कैसे किताबें बेची जा रही थी, परिवारों को कैसे लूटा जा रहा था? सरकार क्या इस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी? फिर सरकार की नाकामयाबी पहले भी थी, कोविड से पहले भी, आज कोविड काल में भी है, और मुझे लगता है निरंतर बनी रहेगी जब तक सरकार इस पर जागरूक नहीं बनेगी। क्योंकि हमारी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो सरकारी लोग हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि लोग हों, वो बड़े आराम की स्थिति में है। उनके बच्चों को पढ़ाई में कहीं दिक्कत आती नहीं है। वो दबाव में कहीं ना कहीं सुचारू रूप से अपने बच्चों को पढ़ाई शिक्षा दिलवा पा रहे हैं। इसमें मरने का काम जो हो रहा है, कमजोर तबके का हो रहा है, जो मध्यम वर्गीय है या आर्थिक रूप से कमजोर है, वो किसी भी स्थिति में अपने आप को सुविधाजनक नहीं पा रहा है। आज अगर उसको फीस भरनी पड़ रही है तो तकलीफ उसी को हो रही है, किताबें खरीदनी है तो उसको तकलीफ हो रही है, ट्रांसपोर्ट का पैसा देना है तो उसको तकलीफ हो रही है।
जैसा अभी हमारे पिछले वक्ता ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे पैसे वसूली के मैसेज आ रहे हैं, तो सरकार की जानकारी में क्या रही है? क्या इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है सरकार का? तो इतने बड़े बड़े जो विभाग बने हुए हैं और सरकार की चुप्पी यह बताती है कि कहीं ना कहीं मौन समर्थन है इस पूरी अव्यवस्था को सरकार का। अगर मैं सुनील किशन भैया से निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज उठाते हैं, पार्टी लाइन से हटके भी उठाते हैं, कई बार कई मौकों पे मैंने उनको देखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार तक ये बातें लाएंगे जो ये लगातार समस्या है, कोविड काल में भी और कोविड काल के बिना भी, ये आम जनता की बड़ी परेशानी है। आज अगर कोई पालक स्कूल के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको डर लगता है कि मेरे बच्चे को कहीं निकाल ना दिया जाए, तो ये चुपचाप शोषण सह रहा है पालक। तो इस शोषण से आजादी दिलाने की जिम्मेदारी आप जैसे जनप्रतिनिधि की है, जो सरकार से समय समय पर मांग उठाते रहते हैं। किशन भैया, इसमें मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहूंगा। जी आप जो बात दावे कर रहे हैं, आपके कहने से तो बहुत अच्छे दावे हैं, लेकिन सरकार जो अधिकारियों पे दबाव होना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी पे जो दबाव होना चाहिए, जो एसडीएम कलेक्टर पे दबाव होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया आपको कि मार्च अप्रैल में जब महामारी का बहुत बड़ा रूप लिया गया था और पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा, तब किताबें कैसे बिकी? आप पता कीजिए ना पेरेंट्स से। आप भी पालक हैं, मैं भी पालक हूँ, मोनू भाई भी पालक है, सुनील भाई भी पालक है, हम सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, और आपको जानकारी नहीं होगा। आपके किताबें आपने भी खरीदी होंगी, ये किताबें कहाँ से आई? ये बताओ। ये जो इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा जो रैकेट जो किताबों का चल रहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए पिछले लगातार 2 साल से मैंने आंदोलन किया है। आपके कलेक्टर महोदय परमिशन नहीं देते हैं। एक अकेले के आदमी से क्या कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? मैंने एक अकेले के खड़े होकर के विरोध किया है, 4 लोगों को खड़े होने के लिए उन्होंने धारा 144 का बात कही। मतलब आप गलत होने देंगे, कोई विरोध करेगा तो विरोध भी नहीं सहना चाहते हैं और व्यवस्था को भी नहीं सुधारना चाहते हैं। तो ये जो पूरी मिली भगत हो चुकी है सरकारी तंत्र की, किताब से लेके एडमिशन से लेकर के बस ट्रांसपोर्ट के नाम पे, इस व्यवस्था को सुधारने पर बात कीजिए। ये कोविड-19 तो आज है, साल 2 साल 3 साल 4 साल में चला जाएगा, हम अधिकतम सीमा मांगे, लेकिन जो लगातार है, जैसे मोनू भाई ने बताया कि उनकी 2 बच्चियां हैं। कार्मल कॉन्वेंट स्कूल का मैं उदाहरण देता हूँ। 11वीं और 12वीं बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के नाम से पिछले साल 12,000 रुपए उनसे लिए गए, वो 12,000 रुपए आज तक वापस नहीं दिए गए। जो एयर स्ट्राइक हुई थी शिमला के हमले के नाम पे, वो पालकों से पूछिए उनके पैसे कब वापस होंगे। उन्होंने शिकायत करी तो उनको धमकी दी गई कि आपके स्कूल से बच्चों को निकाल दिया। कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव मैडम से खुद मैंने ये बात करी और सामने कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बैठी हुई थी, लेकिन कल्पना श्रीवास्तव मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल की भी बातें और आपके कार्यकाल की भी बातें। फाइनल कमेंट ले